Okay. Again, I welcome to you in today's sessions. तो आज के टॉपिक में हम एक बेसिक चीज़ के बारे में जानेंगे जो डे टू डे लाइफ में और डे टू डे है ना, आज के दिन में आप लोग देखते होंगे कॉमनली जो एवरी हॉस्पिटल्स में इवन जब भी पेशेंट जब आदमी पेशेंट हो जाता है, कोई भी पीपल बीमार पड़ जाता है और हॉस्पिटल्स को विजिट करता है, जाता है, तो हॉस्पिटल में एडमिशन के बाद कॉमनली ये चीज़ है कि उसको आईवी फ्लूइड्स दिया जाता है, यानी पानी की बोतलें चढ़ाई जाती है। ठीक है, लगभग मस्ट ऑफ केसेस में अगर आप एडमिशन या तो सर्जरी के लिए ले लो, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर होना हो तब भी आपको पानी चढ़ाया जाएगा, या कोई मेडिसिनल प्रोसीजर होना हो तब भी आपको पानी चढ़ाया जाएगा। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। ठीक है, इवन मैं समझता हूँ कि 80 टू 90% लोगों को एएनएस को इन्फ्यूजन दिया जाता है। एनएस नहीं, कोई भी आईवी फ्लूइड्स, नॉट ओनली एनएस। ठीक है, चाहे वो ड्रग में डाइल्यूशन के रूप में दे दें या फिर डायरेक्ट लगा दें या जैसे भी। तो ये बहुत सारी बातें हैं, तो इसमें हम लोग बेसिकली मैं समझा कि ये आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं इस लेक्चर में not only in this lecture, apart from this, I will teach you to another lecture also about this. तो इस लेक्चर के अलावा मैं कई पार्ट में आप लोग को एक एक करके पार्ट बनाऊंगा, जो लगभग 7, 8 या 10 पार्ट ऐसे होगा आईवी फ्लूइड्स के बारे में केवल, जो एक आपको बेसिक लेवल से लेकर के पूरे एडवांस लेवल तक आपको एक नॉलेज पूरा देगी कि आपको कौन से पेशेंट में कौन सी फ्लूइड को देना है। सपोज अगर मैं आपको केवल फ्लूइड्स का यूजेज बता देता हूँ, अगर फ्लूइड्स का यूजेज जैसे मान लीजिए कि हमने बोला कि एनएस को आप हाइपोटेंशन में दे दो, यानी बीपी कम होगा तो दे दो। एनएस को आप वुंड वॉशिंग में कर लो। ठीक है, एनएस को आप हाइपोवॉल्मिक शॉक हो रहा है उसमें दे दो। तो मतलब नहीं निकलता है, हम यूज बता दिए आपको। देखो भी कोई भी बीमारी है, बीमारी को ट्रीटमेंट करने के लिए दो चीज की आवश्यकता होती है नॉलेज की। एक तो कि पहला चीज कि सबसे फर्स्ट क्या होता है, डायग्नोसिस करना। तो डायग्नोसिस कैसे करोगे, जब आप बीमारी को जानोगे। तो बीमारी को जानोगे तो डायग्नोसिस कर लिए। अब डायग्नोसिस अगर आपने बना लिया कि कंफर्म है कि ये प्रॉब्लम है, तो आप उसका ट्रीटमेंट भी जानोगे, तो आप अच्छा से इलाज कर लोगे। तो सबसे पहले तो जरूरी है डायग्नोसिस करना। तो सबसे पहले आप लोग डायग्नोसिस सीखो, है ना। कोई भी चीज कहीं भी पढ़ो तो डायग्नोसिस बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो मेडिकल लाइन का, कोई भी मेडिकल सेक्टर के स्टूडेंट के लिए और डॉक्टर के लिए वो एक उसका बैकबोन है। तो डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, डायग्नोसिस मेन चीज है। डायग्नोसिस अगर कर लिए तो बच्चा आजकल गूगल से भी सब कुछ निकाल लेता है ना। तो मेन डायग्नोसिस है। तो आप लोग किसी चीज को बेसिक चीज समझने का प्रयास करो। अगर मैं ये दावा करता हूं कि अगर इस लेक्चर को आपने, अगर पूरी जितने भी पार्ट्स इसमें आएंगे सारे लेक्चर को अगर देख लिया, तो मैं समझता हूं कि शायद आपको ऑल ओवर लाइफ में आपको शायद फ्लूइड को देने के लिए कहीं भी किसी भी पेशेंट को आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ कि ये पेशेंट में हम कौन सा फ्लूइड को सिलेक्ट करें। सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस लेक्चर को आप लोग प्रॉपर देखिए ताकि फ्लूइड को सिलेक्शन को कर सकें। तो मैं इसमें एक डिटेल नॉलेज डिलीवर करूंगा। ठीक है, तो आप बेसिकली इसमें जैसे मान लो कि एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। सपोज आखिर ऐसे क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो एग्जांपल के तौर पे मान लो कि एक कंडीशन होता है जैसे सेरिब्रल एडिमा। सेरिब्रल सॉरी सेरिब्रल एडिमा।
अगर मान लो कि किसी को सेरेब्रल एडिमा होता है ना, मोटी मोटी तौर पे मान लो कि दिमाग में सूजन आ गया इंटरनली, ठीक है, तो अंदर से सूजन आ गया तो उसमें भी फ्लूइड हो सकता है कि देना पड़ेगा। इसमें आईसीपी बढ़ा हुआ रहता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर आईसीपी इंक्रीज रहता है, ठीक है, इंक्रीज रहता है, ठीक है। अब इंक्रीज्ड है, इसमें भी हो सकता है कि डॉक्टर फ्लूइड एडवाइज करें, तो ऑलरेडी आईसीपी बढ़ा हुआ है, इसमें कौन सा फ्लूइड भाई कर दोगे आप? सेरेब्रल एडिमा है पेशेंट को, तो आप जानोगे तब ना फ्लूइड कैसे कैसे काम कर रहा है, सब कुछ कैसे कैसे हो रहा है। तो वो सारी चीज जानने के बाद आप एक प्रॉपर रूप से आप फ्लूइड का सिलेक्शन कर सकते हो और फ्लूइड का एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो इन पेशेंट्स में, ठीक है। दूसरी चीज, इसको फ्लूइड का तो के बारे में जानना ही है, प्लस में बीमारी के बारे में भी आपको जानकारी पूरी तरह से होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से सिलेक्शन कर सकते हो, एक बेटर सिलेक्शन कर सकते हो। तो इन दो बातों का ध्यान रखना, ठीक है, किसी भी चीज में, है ना, कि ट्रीटमेंट करने के लिए केवल दवाई को जानना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट किया दवाई को जान लिया इनफ है ना, बीमारी को भी जानना है, दवा को भी जानना है, इवन डायग्नोसिस करना इंपॉर्टेंट है। तो चलो ज़्यादा नहीं, अब लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं और हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ये मैसेज जो दिया मैं सारे व्यूवर्स के लिए दिया हूँ और उन सारे मेडिकल स्टूडेंट के लिए दिया हूँ जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग लेक्चर में बात करेंगे आईवी फ्लूइड्स यानी इंट्रावेनस फ्लूइड के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। तो आईवी के मतलब आईवी स्टैंड फॉर इंट्रावेनस, इंट्रावेनस है ना, आईवी स्टैंड फॉर इंट्रावेनस, आईवी इसका मतलब होता है इंट्रावेनस, इंट्रावेनस। अब इस इंट्रावेनस का मतलब क्या है, एक मिनट, चलो, इस इंट्रावेनस का मतलब क्या है कि आप जानते हो कि कोई भी व्यक्ति में क्या होता है, खून की नली होती है ना। मान लो कि ये किसी का हैंड है, ऐसे हैंड है भाई, हाथ है, अब इसमें खून की नलियां होगी, एक मान लो कि ऐसे है खून की नली और एक ऐसे है रेड वाला, ऐसे है, ठीक है। तो अब जो बेटा रेड वाली जो नली हुई, ये क्या हो गया, ये इसको हम बोलते हैं आर्टरी और इसको बोलते हैं हम वेन, ठीक है। ब्लू वाला को बोलते हैं वेन और रेड वाला को आर्टरी। तो हम फ्लूइड क्या करते हैं, इसमें देते हैं, है ना, हमेशा हम लोग इसमें सिलेक्ट करते हैं, आईवी हम लोग किस में सिलेक्ट करते हैं, वेन में। आर्टरी में क्यों नहीं, है ना, लेकिन इसके पीछे कुछ रीजन है। ऐसे कोई कोई जो ड्रग होती है वो आर्टरी में भी दिया जाता है, कुछ कुछ केसेस हैं कैंसर वगैरह केसेस में दिया जाता है, लेकिन 99% जो एडमिनिस्ट्रेशन वो कहाँ होता है, वेन में। इतना बात याद रखना, हमेशा वेन में ही देते हैं। तो क्यों देते हैं ऐसा, तो देखो होता क्या है कि आप जानते हो कि मान लो कि यहाँ पे ये हार्ट है आपका, है ना, हार्ट है, तो हार्ट से अगर ब्लड निकलेगी ऐसे, ऐसे जाएगी, है ना, ब्लड ऐसे जाएगी, तो ब्लड जाएगी तो पूरा में मान लो कि इसे आ रहा है, ये हाथ में भी आ रहा है ऐसे ब्लड, तो ये पूरा बॉडी में ऊपर वेन में मत करो, मैं आर्टरी में केवल करता हूँ। देखो ऐसे आर्टरी में आ रहा है बेटा। अगर मान लो कि सपोज कोई व्यक्ति यहाँ पे इंजेक्शन लगाया, है ना, अगर मान लो कि आर्टरी में लगा दिया, क्या है, आर्टरी है, अगर आर्टरी में लगा दिया तो यहाँ से ब्लड का फ्लो कैसे आ रहा है, ये बात को ध्यान दो, ऐसे इस डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है,
इस डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है, तो आप दोगे तो प्रेशर तो अराइज कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ब्लड इधर से कहाँ जाएगा, इधर क्या स्पेस है कोई, यहां तक, ये तो पूरा क्या है, संकीर्ण एरिया है ना, इधर तो कोई स्पेस है नहीं कि इधर ब्लड जाएगा, इधर से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्लूइड अगर आप एडमिनिस्टर करते हो, सपोज किसी को आप इधर से 100 ml दे दिया कुछ भी, अब ये 100 ml को इधर रखने की कैपेसिटी नहीं है, इधर से ऐसे दे रहे हो, लेकिन ये फ्लूइड इधर नहीं जा करके, इधर नहीं जाएगा, इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, और इधर जाएगा, अब इधर जाएगा तो इधर रखने की कैपेसिटी नहीं है, अल्टीमेटली होगा क्या कि इधर से प्रेशर जनरेट कर रहा है और यहाँ पे फ्लूइड बढ़ रहा है, तो यहाँ का आर्टरी टियर हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, तो रप्चर हो जाएगा तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, टियर होगा, है ना, टियर, यानी इसको रप्चर बोल दो, और रप्चर जब होगा तो रप्चर होने के कारण क्या होगा, हीमोरेज, हीमोरेज होगा, यानी ब्लीडिंग जिसको बोलते हैं, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग होगी, और जब ब्लीडिंग होगी बेटा तो क्या होगा, फिर यहाँ से खून बहने लगेगी, मामला तो खराब हो गया, अब आगे वाला डिस्टल पार्ट को सर्कुलेशन नहीं मिल पाएगा, और जब डिस्टल पार्ट को, डिस्टल माने आगे की ओर, खून तो यहीं से निकल जा रही है, खून ऐसे यहाँ से निकल करके ऐसे बह जा रही है, यहाँ पे टीयर हुआ और निकल करके बह जा रही है नीचे, तो यहाँ तो ब्लड इधर नहीं आ पाएगा, तो जब ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो इसका क्या होने लगेगा, इधर में फिर क्या होने लगेगा, इसका डेथ, है ना, सेल डेथ, क्योंकि खाना नहीं मिलेगा तो मर जाएगा ना, खून से तो ही खाना इसको मिलता है, तो डेथ हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा, अगर इमीडिएट ऑपरेशन नहीं हुई तो उसको हाथ काट के भी निकालना पड़ सकता है, तो इतना कॉम्प्लिकेशन है, तो आप हमेशा ध्यान रखना, अभी एक केसेस आई थी पटना वाला, ठीक है, एक लड़की को हाथ काटना पड़ा, उन्होंने बोला कि आर्टरी में इंजेक्शन लगा दिया है, मे बी उसको कोई जानता नहीं है, लेकिन उसके डायरेक्टर ऐसा बोल रहे थे हॉस्पिटल के, तो आप लोग जब भी एडमिनिस्टर करो इंजेक्शन, तो हमेशा ध्यान दो कि आर्टरी या वेन में है, तो बेसिक चीजें था इसलिए बता दिया, विशेष हम लोग आईवी फ्लूइड्स के ऊपर बात करेंगे, थोड़ी सी वेन को भी देख लो, तो वेन में हम जब इंजेक्शन डालते हैं, ऐसे ऐसे डालते हो आप, यहाँ से जब इंजेक्शन यहाँ से दिया, तो इंजेक्शन देने के बाद इसका फ्लो कैसे होगा बेटा, इसका फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे होगा, अब ऐसे होगा तो कहाँ जाएगा, अभी हार्ट में ऐसे चला जाएगा, तो हार्ट के पास तो चेम्बर में भी स्पेस है, बहुत सारा स्पेस है, इधर 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 पूरा बॉडी में भी जा सकता है, तो इधर लार्ज स्पेस एरिया होता है, तो लार्ज होता है इसलिए हम इसमें लार्ज अमाउंट फ्लूइड दे सकते हैं, इसमें लार्ज अमाउंट हम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसीलिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, वेन में हम लोग सिलेक्ट करते हैं, उसका अपोजिट सर्कुलेशन होता है, शायद मैं समझता हूं इतने से आप लोग को ये चीज क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम लोग आगे वाली चीज को बात कर लेते हैं, तो अब हम बेसिकली चलते हैं, इतना तो आप समझ गया कि हमको आईवी देना है, आईवी यानी इंट्रा वेनस देना है, नॉट इन आर्टरी, हमको आर्टरी में नहीं देना है, तो हम लोग वेन में ही क्यों देते हैं ये बात बता दिया, अब क्या देना है, फ्लूइड्स, अब यहाँ पे एक और वर्ड लिखा हुआ था फ्लूइड्स, फ्लूइड्स का मतलब क्या है, कोई भी लिक्विड, है ना, यहाँ पे जो फ्लूइड है और क्या है, फ्लूइड्स है, तो इसमें कोई भी लिक्विड हो जाएगा, है ना, लिक्विड, तो लिक्विड में कुछ भी हो सकता है, या नॉर्मल सलाइन हो सकता है, प्लेन वाटर हो सकता है, इंजेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, या तो एनएस मान लो, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल दे रहा हूँ, एनएस, है ना, डीडब्ल्यू डिस्टिल वाटर, इंजेक्शन हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, तो इसको हम एडमिनिस्टर करेंगे, या फिर ब्लड भी हो सकता है, वो भी एक लिक्विड है, तो कोई भी फ्लूइड को हम क्या कर रहे हैं, इंट्रावेनस वेन से दे रहे हैं, ठीक है, तो फ्लूइड में सारा कुछ आ जाएगा।
अब हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन की ओर चलते हैं और आगे की ओर बात करते हैं। तो हम बोल दें, देखो आईवी फ्लूइड्स जो है, आईवी फ्लूइड्स आर पेरेंट्रल प्रिपरेशन। ठीक है, ये क्या है? पेरेंट्रल प्रिपरेशन। सब कुछ जान गया। पेरेंट्रल प्रिपरेशन के मतलब क्या हो रहा है? पेरेंट्रल के मतलब यह है कि वैसा रूट्स जिससे डायरेक्ट सर्कुलेशन में चला जाता हो, है ना, बॉडी के सिस्टम में चला जा रहा हो कोई भी चीज, कहाँ जा रहा हो? सिस्टम में। बॉडी पेरेंट्रल, अगर ये भी क्या है? पेरेंट्रल एक रूट है, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। तो पेरेंट्रल रूट से बेसिकली मैंने वैसा कोई भी रूट जिससे हम दवा दें तो डायरेक्ट सिस्टम में चला जाए, बॉडी के सिस्टम में चला जाए, है ना। जैसे मुंह से देते हैं दवा तो सिस्टम में, खून में चला जाता है। अल्टीमेटली मान लो सिस्टम में जाने का मतलब खून में चला जाए। कोई भी वैसा रूट्स जिससे हम दवा दें वो खून में चला जाए तो पेरेंट्रल रूट हो गया। तो इसमें कौन कौन सी रूटें आ जाएंगी? आईएम, आईएम से दोगे तभी खून में जाएगा, आई भी दोगे तभी खून में जाएगा, एब्जॉर्प्शन होकर के जाएगा, अब ये डायरेक्ट चला जाएगा। ओरल दोगे तभी जाएगा, एसीसी दोगे सबकुटेनियस तभी जाएगा। तो ये सारा रूट क्या है? हम लोग पेरेंट्रल रूट में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो पेरेंट्रल प्रिपरेशन है आईवी फ्लूइड, है ना। तो हम लोग बेसिकली आईवी देते हैं, आईएम देते हैं, है ना। आईवी फ्लूइड है तो बेसिकली हमको यहाँ आईवी से ही लेना है। ठीक है, आईएम से न लेना है, आईएम मतलब इंट्रामस्कुलर। ठीक है, फ्लूइड्स को मतलब ऐसे हम बात करें तो फ्लूइड्स कोई भी हो तो फ्लूइड को हम या तो छोटा अमाउंट में हो सकता है, यानी स्मॉल अमाउंट और लार्ज अमाउंट। तो स्मॉल अमाउंट में है, एकदम वेरी स्मॉल अमाउंट में है तो आईएम भी दे सकते हैं वो। ओरल से तो हम लोग जितना आवश्यकता है उतना पी सकते हैं, और सबकुटेनियस भी दे सकते हैं वेरी स्मॉल अमाउंट में। लेकिन हम यहाँ आईवी फ्लूइड के बारे में बात कर रहे हैं, केवल इसके बारे में, तो इसी के पर हम लोग पढ़ाई करेंगे। चलो, तो हमने देखा कि आईवी फ्लूइड्स पेरेंट्रल प्रिपरेशन हमेशा होता है। ठीक है, अब हम बात करें तो अगर ये आईवी फ्लूइड है, ठीक है, तो आप दोगे कहाँ? तो हम डायरेक्ट कहाँ देते हैं? एडमिनिस्टर डायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली एडमिनिस्टर इनटू दी वेन। डायरेक्ट हम वेन में दे देते हैं, है ना, व्यक्ति के खून के नस में दे देते हैं। अब हम बोल दें, एक चीज और बात आती है इसमें। कोई भी चीज आप जानते हो कि अगर हमको जैसे इंजेक्शन देना है तो इंजेक्शन को हम आईएम भी दे सकते हैं, आईवी भी दे सकते हैं और सबकुटेनियस भी दे सकते हैं। मान लो कि आईएम और आईवी दे रहे हैं, तो आईएम कब देते हैं, आईवी कब देते हैं, है ना, बातें भी आती है। तो बेटा आईएम हमको तब देना होता है कि जब जब अमाउंट क्या हो? लो हो, है ना, अमाउंट लो हो, है ना, अमाउंट लो हो यानी कम हो, यानी लो डो हमको अमाउंट में देना है। अगर आई भी देना है इसका मतलब लार्ज अमाउंट लार्ज अमाउंट है, क्वांटिटी ज़्यादा है ना, ज़्यादा क्वांटिटी में हमको देना है। और आईएम में हमेशा क्या करना है? हमको कम क्वांटिटी में देना है। ऐसा नहीं ना है कि आप लोग 100 ml का इंजेक्शन आईएम लगा देते हो, ऐसा नहीं तो है। तो 100 ml अगर हमको 100 ml देना होगा तो हम क्या करेंगे? आई भी डालेंगे। हम लोग हमेशा आईएम में कितना देते हैं? नोट मोर देन, है ना, नोट मोर देन 5 ml, है ना। 5 ml से हम लोग ज़्यादा नहीं देते हैं। अगर कोई इंजेक्शन को
हमको 10 ml देना है, वाईएम ही देना है, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों बटक पे 5-5, ईच बटक आई विल गिव 5 ml। ठीक है, हम लोग दोनों बटक पे 5-5 ml देंगे। समझ गए बात को? अगर मान लो कि ऐसे 2 बटक है व्यक्ति का, तो इसमें 5 ml और इसमें 5 ml, दोनों पे 5-5 ml दे देंगे। अगर एक ही पे दे दो क्या होगा, तो वो आराम से चुथड़ लेके ऐसे बैठा रहेगा, है ना? इतना दर्द होगा, इतना पैनिक होगा कि मत पूछो। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली एडमिनिस्टर इनटू वेन, वेन में देते हैं, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड होता है ना? तो देखो लार्ज, हमेशा हम इस बोलेंगे ये बात को कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड, दे आर ऑल्सो कॉल्ड लार्ज वॉल्यूम। ठीक है, पैरेंट्रल, पैरेंट्रल रूट से सबसे ज्यादा लार्ज वॉल्यूम इसी से दिया जाता है। समझ गए? चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग आखिर देते क्यों हैं, है ना? आईवी फ्लूइड को क्यों देते हैं? तो बेसिकली आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को फ्लूइड का लॉस हो गया, है ना, पानी की कमी हो गई हो, चाहे उसको डायरिया हुआ, वोमिटिंग हुआ, खून बह गया, एक्सीडेंट के कारण खून बह गई, जल गया तो खून बह गया, बर्न होता है, बर्निंग का केस देखो, बर्न का, है ना, कोई आग लगा लेता है, किसी कारण से एक्सीडेंटल बर्न होती है। तो किसी भी रीजन से अगर बॉडी में फ्लूइड या इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाए, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, आईवी फ्लूइड का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तो कॉमन चीजें हैं, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो दे आर गिवन टू ट्रीट लॉस ऑफ बॉडी fluids and electrolytes और weakness, ठीक है, ड्यू टू डिजीज, है ना? आप जानते हो कि जब डॉक्टर के पास जाता है, तो या तो उसको फ्लूइड लॉस हुआ, किसी कारण से कमी हो गई पानी को, इलेक्ट्रोलाइट यानी सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन की कमी हो, कुछ भी कमी हुआ तो लोग दे देगा। अगर उसको वीकनेस हो रहा है किसी बीमारी के कारण, तो उसमें भी फ्लूइड लोग चढ़ाता है। देखते हैं कि उसमें एमवीआई मल्टीविटामिन डाल देगा और डाल करके विटामिन के इंजेक्शन डाल करके उसको एडमिनिस्टर इन्फ्यूज कर देगा। तो आप ये बात को जान रहे हैं, इसी के लिए चढ़ाते हैं। और देख लो आगे, अब क्या करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि फ्लूइड जब हम दे रहे हैं तो एकदम से एकदम पूरा फ्लूइड को फटाक से एकदम 2 मिनट में चढ़ा देंगे, है ना, बोलस के रूप में। बोलस के मतलब फास्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, बोलस के मतलब फास्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड। और स्लो देते हैं कैसे, इन्फ्यूजन के थ्रू, धीरे धीरे। तो हम हमेशा इन्फ्यूजन के थ्रू सिलेक्ट करते हैं, है ना, मैक्सिमम केसेस में इन्फ्यूजन देते हैं। तो हम ये भी बात लिख देते हैं, एन आई वी इन्फ्यूजन, क्या लिखा गया, आई वी इन्फ्यूजन is a controlled administration of medications into blood stream over time, है ना? ठीक है, मस्टली हम लोग क्या करते हैं, आईवी इन्फ्यूजन ही देते हैं। बट सम टाइम
बोलस विल बी गिवन। ठीक है, बोलस भी दिया जाता है। तो इन्फ्यूजन के मतलब क्या होता है? इन्फ्यूजन के मतलब देख लो यहाँ पे, इन्फ्यूजन मैं लिख दे रहा हूँ समझने के लिए, कुछ नए बच्चे होंगे तो नहीं समझ में आता होगा तो उनके लिए। तो इन्फ्यूजन के मतलब स्लो, क्या है? स्लो एडमिनिस्ट्रेशन। एक एक वर्ड को क्लियर कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखना हमेशा, और नहीं तो आगे चल के पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बोलस के मतलब, है ना, बोलस के मतलब फास्ट, है ना, फास्ट देना है। तो बोलस हमेशा इमरजेंसी कंडीशन में हम लोग करते हैं। ठीक है, हमेशा इसको इमरजेंसी में इस्तेमाल करते हैं, इमरजेंसी। ठीक है, ईएमजी याद रखना। चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब कोई पूछेगा कि इंट्रावेनस थेरेपी है क्या, है ना, आप बता दो। तो इंट्रावेनस थेरेपी क्या है? तो हम लिख देते हैं इंट्रावेनस थेरेपी। ये थेरेपी की मतलब क्या है? तो थेरेपी की मतलब इज समथिंग एडमिनिस्टर इनसाइड द बॉडी, है ना कुछ बॉडी में देना, है ना, कुछ ना कुछ देना, उसी को थेरेपी बोल रहे हैं। समथिंग गिवन टू द एनीवन, कुछ न कुछ हम दे रहे हैं, कुछ न कुछ उसको कर रहे हैं। ठीक है, मेडिकली प्रोसीड कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? थेरेपी। इंट्रावेनस दे रहे हैं इसलिए इंट्रावेनस थेरेपी, यानी आईवी दे रहे हैं, भेन में दे रहे हैं, इसलिए इंट्रावेनस थेरेपी। तो देखो इसको भी लिख लेते हैं। तो इंट्रावेनस थेरेपी इज अ मेडिकल टेक्निक, एक मेडिकल टेक्निक है। ठीक है, दैट डिलीवर फ्लूइड्स, medication and nutrition directly into vein of person। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं? इंट्रावेनस क्या है? एक थेरेपी है, मेडिकल टेक्निक है, जिसके माध्यम से क्या करते हैं? या तो आप फ्लूइड को दे दो बेटा, या तो आप फ्लूइड दे दो, या तो आप कोई मेडिसिन देते हो, या तो आप कोई न्यूट्रिशन भी देते हो, है ना। जैसे न्यूट्रिशन कहने का मतलब कि कोई विटामिन दे दिया, कोई इलेक्ट्रोलाइट दे दिया, है ना। इसमें क्या, या तो विटामिन या फिर इलेक्ट्रोलाइट, है ना, इलेक्ट्रोलाइट दे दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज को हम लोग क्या करते हैं? आईवी टेक्निक से दे सकते हैं। अब बेसिक चीज इसमें देख लो कि हम जानेंगे कि एक बार तो मैं ऐसे नॉर्मलाइज जनरल यूज बता देता हूँ कि आखिर आईवी फ्लूइड का यूज क्या है ना। और बाकी फिर डिटेल में हम नेक्स्ट जैसे जैसे लेक्चर होगी उसमें हम बात करेंगे। तो देखो, यूजेज ऑफ आईवी फ्लूइड्स। ठीक है, इंट्रावेनस फ्लूइड, इसका यूजेज क्या है? तो पहला हम लोग कब यूज करते हैं? तो देखो, रिप्लेस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। अगर किसी व्यक्ति में पानी की कमी हो गई हो, है ना, पानी खत्म हो गया, तो उसके जगह पर हम पानी को डाल देते हैं बाहर से, है ना, आईवी रूट के थ्रू, इंट्रा यानी वेन के थ्रू डाल देते हैं। या फिर किसी को सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, इलेक्ट्रोलाइट ये सब है,
अगर इसका लॉस हो गया हो तो उस कंडीशन में हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में डाल देते हैं, जैसे आरएल सॉल्यूशन में होता है, या बहुत सारे और भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, दूसरी और कहाँ यूज करेंगे, तो मेंटेन करने के लिए, मेंटेन फ्लूइड्स इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, देखो अब हम लोग क्या करेंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार तो हो सकता है कि लॉस हो गया हो, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमने किया पहला में। हो सकता है कि लॉस धीरे धीरे हो रहा, हो सकता है कि पेशेंट को हम सर्जरी कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेट करते समय क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग होता है तो खून निकलता है, खून भी एक क्या है, फ्लूइड है, तो व्यक्ति को फ्लूइड की कमी हो रही है। तो फ्लूइड की कमी नहीं होने देने के लिए हम क्या करते हैं कि उधर से आईवी लाइन डाल देते हैं, और आईवी लाइन से हम लोग क्या करते हैं, NaCl जो भी है अपना फ्लूइड हम चढ़ा रहे हैं, जरूरत के अकॉर्डिंगली उसको इलेक्ट्रोलाइट्स भी हम इन्फ्यूज कर रहे हैं, है ना। तो मेंटेन फ्लूइड को मेंटेनेंस करने के लिए भी हम, इसका पर्पस ये भी एक यूज है कि फ्लूइड को मेंटेनेंस भी करते हैं, या फिर इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेनेंस कर लेते हैं, या एक बॉडी में हमारा एसिड बेस बैलेंस होता है ना। एसिडिटी ज़्यादा नहीं, ज़्यादा एसिड नहीं बॉडी में बढ़े और ज़्यादा बेस भी नहीं बढ़े, दोनों क्या होना चाहिए, एक नॉर्मल लेवल में बैलेंस्ड होना चाहिए। इसके लिए भी हम क्या करते हैं, फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा एसिड बेस बैलेंस तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, इसके ऊपर भी मैं एक लेक्चर बनाऊंगा, है ना। एक लेक्चर में तो नहीं, लेकिन इस पे मल्टीपल वीडियो मैं डाल दूंगा, और उस पर आप लोग देख लेना, है ना, कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। देखो कि एडमिनिस्टर ब्लड ब्लड प्रोडक्ट, ठीक है। हम क्या करेंगे कि इसमें हम, ब्लड भी क्या है, एक लिक्विड है, ठीक है, एक फ्लूइड है, एक तरह की फ्लूइड है, ब्लड भी एक फ्लूइड है, और इसको क्या करते हैं, हम एडमिनिस्टर करते हैं बेसिकली वैसे केस में जब किसी व्यक्ति को सीवियर हीमोरेज होती है ना, ज़्यादा खून बह गया, ज़्यादा बॉडी से खून निकल गया, उस स्थिति में करते हैं, या फिर सीवियर एनीमिक कंडीशन में। ठीक है, तो बाकी की डिटेल में हम लोग बाद में बात कर लेंगे, फिलहाल की चीज़ें अभी थोड़ी बहुत जान लेते हैं। इसके बाद एडमिनिस्टर मेडिकेशंस विथ आईवी इन्फ्यूजन, है ना। मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करेंगे थ्रू आईवी इन्फ्यूजन। आप देखते होंगे कॉमनली कि डॉक्टर्स लोग जो होते हैं, कोई भी क्या करते हैं, जैसे 100 ml के एनएस है, उसमें कुछ मेडिसिन डाल दिया और डाइल्यूशन करके उसको आईवी इन्फ्यूज कर रहा है, धीरे धीरे दे रहा है। तो मेडिसिन को डाइल्यूशन के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, है ना, और डाइल्यूट करके धीरे धीरे इन्फ्यूज करते हैं। तो यहाँ भी एक यूज है। पांचवी चीज बोल दूं, प्रोवाइड प्रोवाइड पेरेंटल न्यूट्रिशन, पेरेंटल न्यूट्रिशन। अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादातर विटामिन की डिफिशियंसी हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट की डिफिशियंसी हो जाए, कमी हो जाए अंदर में, सोडियम पोटासियम कम गया, कोई विटामिन कम गया, ठीक है, जिससे सीवियर डायरिया हो गया, ठीक है, या फिर सीवियर हीमोरेज हो गया, अगर हमको किसी भी रीजन से, या माल न्यूट्रिशन का पेशेंट है, तो सीवियर प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हमको पैरेंटल रूट से हम न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन माल न्यूट्रिशन केस में पैरेंटल से बेटर ओरल होता है, ठीक है। तो जनरली हम पैरेंटल उसी को बोलते हैं, जैसे विटामिन का इंजेक्शन हम डाल दिए और डाल करके उसको यानी डाइल्यूट कर दिए एंड्स में और इन्फ्यूज कर रहे हैं। छठी वाली क्या बात है, मॉनिटर मॉनिटर कार्डियक फंक्शंस
ठीक है। कभी कभी कार्डियक फंक्शंस को मॉनिटर करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, देते हैं कि कार्डियक सही से काम कर रहा है कि नहीं, कि जितना फ्लूइड दे रहे हैं उतना पंप कर पा रहा है कि नहीं। ठीक है, आगे चलो हम लोग देते हैं टू गेट इमीडिएट एंड फास्ट रिजल्ट है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको फास्ट रिजल्ट चाहिए, है ना। आईबी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इमरजेंसी कंडीशन है, तो उसमें क्या होता है, चाहे तो हमको इमीडिएट चाहिए या फिर फास्ट चाहिए, तो उस कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आईबी एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। अब तो इतना तक हमारा यूजेज हो गया। तो यूजेज में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो कोई भी फ्लूइड को रिप्लेस करने के लिए, फ्लूइड को मेंटेनेंस करने के लिए, ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान, ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट को हम करते हैं, खुद भी एक फ्लूइड है, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन आईवी इन्फ्यूजन, है ना। कोई भी मेडिसिन को क्या किया, डाइल्यूट कर दिया, और डाइल्यूट करके उसमें मिला करके और आईवी के थ्रू से, आईवी लाइन से क्या किया, धीरे धीरे दे दिया। पेरेंटल न्यूट्रिशन के रूप में, है ना, जैसे कि विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, मॉनिटर कार्डियक फंक्शन टू गेट इमीडिएट और फास्ट रिजल्ट इन इमरजेंसी कंडीशंस। ठीक है, इसके लिए हम लोग देते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं कितने तरह के फ्लूइड होते हैं, कितने भागों में बांटा गया है। तो देखो, क्लासिफिकेशंस ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड्स कितने भागों में बांटा है ना। क्लासिफिकेशंस क्या है, तो देखो, आईवी फ्लूइड जो है, हम आईवी आईवी फ्लूइड, आईवी फ्लूइड्स को कितने पार्ट्स में बांटा गया है। तो आईवी फ्लूइड्स सबसे पहला दो कैटेगरी है, ध्यान से देखना। क्या है, दो कैटेगरी है बेटा, कौन कौन सा। तो कैटेगरी 1 में हमारा मान लो कि ब्लड एंड प्रोडक्ट्स, उसी के कोई कंपोनेंट होंगे, प्रोडक्ट्स, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। और दूसरी वाले में हमारा नॉन ब्लड ठीक है, या फिर आईवी फ्लूइड्स मान लो, आईवी नॉन ब्लड आईवी फ्लूइड्स, मैंने वैसा चीज जो ब्लड नहीं है लेकिन फिर भी आईवी फ्लूइड्स कैटेगरी में है। ठीक है, एक तो ब्लड वाला हो गया, अब एक नॉन ब्लड वाला, है ना। तो आप जानते हो कि खून भी क्या है, एक लिक्विड है, फ्लूइड है, और खून के अलावा जो पानी हम चढ़ाते हैं वो भी फ्लूइड है। तो जो एक ब्लड वाला चीज सारा कुछ वो तो आ जाएगा ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट में, लिक्विड में, लेकिन एक पानी जो चढ़ाते हैं, नॉर्मल सलाइन, डीएनएस, आरएल, डेक्सट्रोज, सब कुछ क्या आएगा, कहाँ, नॉन ब्लड प्रोडक्ट में आएगा। तो हमको बेसिकली इसी के बारे में हम लोग को पढ़ाई करनी है ना, नॉन ब्लड प्रोडक्ट के बारे में। देखो, अब हम लोग इसी के स्टडी करेंगे, तो इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब इसमें दो कैटेगरी है, वो कौन कौन सा है। तो इसमें है बेटा, एक जो है उसको बोलते हैं हम क्रिस्टेलॉइड, क्रिस्टेलॉइड, और एक को बोलते हैं कोलोवाइड्स। ठीक है, क्रिस्टेलॉइड में क्या आता है, तो क्रिस्टेलॉइड में जितने भी, कौन सा है, क्रिस्टेलॉइड में जो इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग है मछली, है ना, सॉल्यूट कंटेनिंग, इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग। तो इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग कौन कौन सा, जैसे मान लो कुछ एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो एग्जांपल में देख लो, जैसे ग्लूकोज कंटेनिंग, ग्लूकोज कंटेनिंग जो भी फ्लूइड है वो आ जाएगा। ठीक है,
कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है ना, बहुत सारा होता है, आरएल होता है या और प्लाज्मा लाइट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद में कभी कभी ऐसा होता है कि मिक्स्ड भी होता है ना, ग्लूकोज के साथ में मिक्स होता है, ठीक है। तो ये सारा क्रिस्टलोइड में आएगा। अब क्लोराइड को हम लोग देखते हैं, तो क्लोराइड का भी दो कैटेगरी है ना, क्लोराइड का भी दो कैटेगरी है। अब इसका दो कैटेगरी कौन कौन सा है, अब इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसका दो कैटेगरी, क्लोराइड्स का दो कैटेगरी कौन कौन सा है, तो इसमें है जो नेक्स्ट है वो कौन है, तो इसमें है पहला प्रोटीनस, ठीक है, प्रोटीनस है, और दूसरा है नन प्रोटीनस। यानी एक वैसा लिक्विड जिसमें प्रोटीन की मात्रा हो, और एक वैसा लिक्विड जिसमें प्रोटीन नहीं हो, ठीक है। प्रोटीनस का मतलब प्रोटीन युक्त, प्रोटीन प्रेजेंट है, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेजेंट प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब्सेंट प्रोटीन, अब्सेंट प्रोटीन, ठीक है। ये दो बातें हैं। तो प्रोटीनस में कौन कौन सा आ जाएगा, तो प्रोटीनस में देखो इसमें दो चीज है, ये बात ध्यान रखना। एक है जीलैटिन, ठीक है। अब इस जीलैटिन में कौन कौन सा आता है, तो इस जीलैटिन में जो बेटा आता है वो है हेमासिल, का नाम सुने होंगे, है ना, हेमा है मैसिल, ठीक है। और दूसरा है ग्लियोफुसिन, और दूसरा में क्या है, एल्बुमिन, एल्बुमिन, ठीक है। दो चीजें हैं, ठीक है। ये प्रोटीनस में आता है। एल्बुमिन क्या है, हमारा ब्लड में पाया जाने वाला एक कंपोनेंट है जो प्रोटीनस है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ठीक है। ये सब क्या है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, ठीक है। और ये भी क्या है, एक इसमें भी प्रोटीन युक्त है, इसीलिए कभी कभी प्रोटीन होने के कारण डायरेक्ट जब हम लोग आईवी डालते तो हेमासिल से एलर्जी भी होने लगती है ना। तो इसके बारे में डिटेल हम लोग बाद में बात करेंगे, जब इसका स्पेसिफिक हेमासिल के बारे में हम बताएंगे उस समय। तो अभी फिलहाल हम लोग क्लासिफिकेशन ही पढ़ लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट वाला, तो नेक्स्ट वाला हम लोग क्या है, इसमें क्या है, तो इसमें इसमें भी दो कैटेगरी है। इसमें कौन कौन सा है, तो इसमें एक है स्टार्च और दूसरा है डेक्स्ट्रैन, ठीक है। स्टार्च और डेक्स्ट्रैन, तो स्टार्च में क्या क्या है, तो इसमें एक HES, दूसरा पेंटा स्टार्च, पेंटा स्टार्च, है ना, पेंटा टेट्रा, ये सब केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ा होगा, है ना। यानी स्टार्च के 5 मॉलिक्यूल हैं। और इसके बाद में टेट्रा स्टार्च, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट। अब एक है डेक्स्ट्रैन, ये है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडिचर, है ना, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडिचर, है ना। तो क्या करता है, प्लाज्मा वॉल्यूम को एक्सपेंड कर देता है और बढ़ा देता है। कैसे करता है सब कुछ हम डिटेल में एक एक करके देखेंगे। तो फिलहाल के लिए हम लोग क्लासिफिकेशन भी देख लिया, ठीक है, क्या क्या क्लासिफिकेशन है। तो इसमें हम लोग बेसिकली हमने क्लासिफिकेशन देखा, और थोड़ी सी एक और चीज देख लो, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। इसके बाद में हम लोग अनदर टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ हो गया, खत्म।
ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। पढ़े थे, है ना? यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे? ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। नॉन ब्लड वाला में हम लोग को बेसिकली यदि स्टडी करना है, ब्लड वाला के भी बारे में बताऊंगा लेकिन वो बाद में, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो देख लो इसके बारे में। समझ गए? तो देखो, सबसे पहले तो इसके बारे में जानकारी लिख देते हैं कि एनी कंपोनेंट एनी कंपोनेंट एनी कंपोनेंट of blood which is collected from a donor, है ना? डोनर माने जो दे रहा है खून को, डोनर फॉर यूज इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है? क्या कर रहा है? कोई भी ब्लड का कंपोनेंट है वो दे रहा है किस लिए? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। ये अंडरलाइन कर लेना, ठीक है? क्या कर रहा है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए दे रहा है, ठीक है? एनी कंपोनेंट ऑफ ब्लड विच इज कलेक्टेड फ्रॉम डोनर फॉर अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, है ना? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ही बेसिकली देता है। किसी को खून की कमी हो जाएगा तब तो आप खून दोगे, ठीक है? जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल एग्जाम्पल में कौन कौन सा हो सकता है? एग्जाम्पल में क्या क्या हम लोग ब्लड प्रोडक्ट में देते हैं? होल ब्लड, होल ब्लड यानी सीबी, कंप्लीट ब्लड हम लोग इसको बोल सकते हैं। यानी खून लिए और उसमें से कुछ भी अलग नहीं किया और हम उसको दे दी। मतलब जांच करने के बाद हम लोग जो भी एबीओ ब्लड ग्रुप मैचिंग कराते, ग्रुप देखते हैं कौन से ग्रुप का है, और इसके बाद ग्रुप देखने के बाद हम लोग क्रॉस मैच कराते हैं, और क्रॉस मैच कराने के बाद फिर हम उसको क्या करते हैं? ट्रांसफ्यूज कर देते हैं, ठीक है? ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो उसमें से कुछ भी, जैसे ब्लड में आपको पता है ना कि देखो, मान लो कि ब्लड है, तो ब्लड में क्या क्या होते हैं? इसमें दो कंपोनेंट है, कौन सा? एक है प्लाज्मा और दूसरा है सेल। अब सेल में इसमें आता है कौन कौन सा? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और इसमें प्लेटलेट आता है। तो बेसिकली इसमें से हमको कुछ निकालना नहीं है, हम पूरा का पूरा ब्लड हम दे देते हैं, ऐसा करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब दूसरी चीज देख लो, दूसरा वाला में क्या है? इसको ऐसे घेरा लगा दो। दूसरी वाली में है पैक्ड रेड सेल, है ना? पैक्ड रेड सेल। पैक्ड रेड सेल का मतलब क्या है? रेड ब्लड सेल, ब्लड सेल। इसको हम शॉर्ट में बेटा हम इसको बोल लेते हैं क्या? पी आर बी सी, है ना? पी आर बी सी, पैक्ड रेड ब्लड सेल। तो पी आर बी सी, कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं कि इस ब्लड से केवल आरबीसी को हमको देना है, तो हम क्या करते हैं कि मस्टली हम इसमें प्लाज्मा को हम निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? इसमें मस्टली हम कभी कभी प्लाज्मा को हम निकाल लेते हैं, प्लाज्मा को बाहर कर देते हैं। अब ये चीज को हम चढ़ा देते हैं। तो मस्टली, ठीक है, बचा हुआ आरबीसी को हम चढ़ा देते हैं। डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट भी होते हैं, थोड़े मात्रा में होते हैं, ठीक है? तो मोस्टली हमको प्लाज्मा से कंपेयर करना है ब्लड को, प्लाज्मा और आरबीसी में। तो प्लाज्मा को बाहर निकाल दिया, आरबीसी को दे दिया,
तो ऐसा केस भी हम करते हैं, जैसे सीवियर एनीमिया वगैरह होती है, तो उस कंडीशन में हम लोग आरबीसी को जरूरत है, हमको प्लाज्मा नहीं देंगे, है ना, क्योंकि हो सकता है कि प्लाज्मा में क्या है, प्रोटीन है, प्लाज्मा एक प्रोटीन है, तो इसमें प्रोटीनस कंपाउंड है, तो हो सकता है कि उसको प्रोटीन की जरूरत नहीं हो, प्रोटीन ऑलरेडी पहले से बढ़ा हुआ हो। अब प्रोटीन बढ़ा हुआ है, अगर हम प्रोटीन देंगे तो प्रोटीन और बढ़ जाएगा, तो हमको प्रोटीन पार्ट नहीं देना है, उसको केवल एनीमिया को दूर करना है, खून की कमी हुआ है तो खून को हमको देना है, केवल आरबीसी को देना है तो आरबीसी केवल हम देंगे, प्रोटीन की जरूरत नहीं है तो प्रोटीन हम बाहर निकाल देंगे। तो सेंट्रीफ्यूग करके, सेंट्रीफ्यूगल मशीन पैथोलॉजी में होता है, उससे निकाल करके प्लाज्मा को सेपरेट कर देते हैं, इसके बाद आरबीसी को दे देते हैं, है ना। चलो, बहुत डिटेल में पढ़ना होगा तो इसके ऊपर आगे वीडियो बनेगी तो उसमें पढ़ाएंगे। आगे है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। हो सकता है, मैं एक केस में बोला, किसी को पूरे ब्लड की ही जरूरत, हर चीज की जरूरत हो, किसी को प्लाज्मा भी जरूर, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब कुछ जरूरी है, तो उसको पूरा ब्लड दे देंगे। किसी को ऐसा की नीड नहीं है, कोई ऐसा पेशेंट है कि जिसको प्लाज्मा प्रोटीन उसमें काफी है, तो उसको हमको केवल आरबीसी चाहिए, है ना, उसको एनीमिया है, केवल खून की कमी है, तो उसको हम क्या करेंगे, हम पैक पीआरबीसी हम दे देंगे, अलग करके सेपरेट करके। अब कोई ऐसा पेशेंट आया कि जिसको खून की मात्रा है लेकिन केवल प्रोटीन चाहिए, ठीक है, केवल प्रोटीन चाहिए, है ना, केवल प्लाज्मा चाहिए, तो हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, केवल प्लाज्मा को सेपरेट करके और बाकी आरबीसी वगैरह को हम क्या करते हैं, उसका जरूरत नहीं है तो उसको हम छोड़ दिए, उसको वेस्ट कर दिए, और इसको हम क्या किए, दे दिए प्लाज्मा को। ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट में केवल प्लाज्मा की नीड हो, तो ऐसे वाले पेशेंट को हम लोग क्या करते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा चढ़ाते हैं, इन्फ्यूज करते हैं। इसके बाद में क्रायो प्रेसिपिटेट, ये भी प्लाज्मा से ही बनाया जाता है, बशर्ते इसमें क्या किया जाता है, टेम्परेचर का फर्क है, ठीक है। इसका टेम्परेचर और डाउन करके इसको कुछ समय तक रखा जाता है प्लाज्मा से, और इसके बाद में इसको चढ़ाया जाता है, इन ट्रांसफ्यूज किया जाता है, तो बस फर्क इतना ही है। तो देखो, इस तरह से हमारा पहला होल ब्लड यानी पूरा कंप्लीट ब्लड दे दो, एक है कि रेड ब्लड दे दो, केवल रेड ब्लड सेल, अब एक है कि केवल, एक है क्रायो प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रांसफ्यूजन करते हैं अलग अलग पेशेंट में, नीड के अकॉर्डिंगली, जैसा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, बाकी की हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और आगे वाले पार्ट में हम लोग आगे की बात करेंगे।